हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए लास्ट वीडियो और माइक है डिस्कनेक्ट, कनेक्ट कर लेंगे। आज हम पढ़ने वाले एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। इसमें पढ़ेंगे आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, 1 के बारे में हम लोग ने बहुत पढ़ लिया। एक्चुअली 1 के बारे में तो हमने पहले 2 ही वीडियो में पढ़ लिया था। उसके बाद उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, NaOH Na2CO3 है ना, सॉल्वेज प्रोसेस देखा हमने, इतने सारे रिएक्शंस देखे। तो सब कुछ नोट करके रखना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये चैप्टर्स ऐसे है ना जिसमें मैं आपको जितना बताता जाऊं सब कम पड़ेगा। याद रखना मेरी बात, ये चैप्टर ऐसे हैं जिसमें मैं जितना बताता जाऊं उतना कम पड़ेगा। मैंने आपको रिएक्शंस बता दिए, बट मैंने आपको बहुत सारे रिएक्शंस नहीं बताए। इवन मुझे भी बहुत सारे रिएक्शंस नहीं पता है, मुझे भी उतना ही पता है जितने हमारे टीचर्स ने बताया, फिर जितना मैंने किसी नोट्स में देखा है ना, उससे ज्यादा मुझे भी रिएक्शंस नहीं पता है। तो ये चैप्टर्स में आप लोग जितना डीप में जाओगे उतना ही डीप में आप जाते चले जाओगे। ठीक है, डुबकी लगाने वाले चैप्टर्स हैं ये, डुबकी लगा लोगे आप लोग इसमें। चलो, तो कानों को ठंडक मिली है ना। पहले ऐसे पूरे लेक्चर चलता था अपना अभी आदत पड़ गई है आपको, तो अभी इसके बिना आपको जरूर अजीब सा लगता होगा। चलो ठीक है। सो मैंने बोला मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 मैराथन शुरू करते हैं। मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखो, बीच बीच में थोड़ा बहुत लॉजिक आया तो देखेंगे, वरना जितना मैं लिखूंगा उतना आप लिखोगे, जितना आप रटोगे उतना ज़्यादा अच्छा एग्जाम में करोगे। ठीक है। मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 आर कॉल्ड एज अल्कलीन अर्थ मेटल्स। लिखते जाओ। एक्चुअली ये चैप्टर्स में आप लोग अगर एक्स्ट्रा बुक्स रिफर करोगे या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए आप लोग NCERT पढ़ोगे तो आपको ये लेक्चर से इवेंचुअली इस लेक्चर से आपको 40% ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब जितना मैंने आपको बताया इतने वीडियोस में, उससे आधा गुना ज़्यादा चीज़ें आपको NCERT में मिल जाएंगी अगर आप उसको बार बार रीड करोगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को गौर करोगे तो, है ना। तो आप लोग इसके लिए NCERT जरूर रीड करना। आप केमिकल बॉन्डिंग के लिए मत करो, चलेगा। आप मोल कंसेप्ट के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन, किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, अपने रिस्क पर। हाँ, बट मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर नोट्स बनाए हो तो पहले नोट्स को रिवाइज करो, बाद में जाओ। बट इसके लिए NCERT मस्ट है, इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अल्कलीन अर्थ मेटल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? अल्कलीन अर्थ मेटल्स। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंस शेल is NH2. This group is present in S block. छापते जाओ, बस छापते जाओ। ठीक है। और क्या लिख सकते हो? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स इज +2। हाँ, कंबाइंड स्टेट में। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने पूछ दिया है बेरिलियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता, +2 है, नहीं, कंबाइंड स्टेट में रहने चाहिए। मतलब ये किसी ना किसी के साथ कंबाइंड रहना चाहिए, चाहे वो BeO हो या फिर MgO हो, तभी आप बोल पाओगे कि +2 है ना, कंबाइंड स्टेट में। वरना आप नहीं बोल सकते कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। सो यू हैव टू सी द ऑक्सीडेशन नंबर व्हेन दे आर कंबाइंड। ठीक है। एटॉमिक साइज कैसी है यहाँ की? एटॉमिक साइज नीचे जाते जाते बढ़ती है, तो इसका मतलब सबसे कम होगी हाई हेली B बेरिलियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर कैल्शियम की, फिर स्ट्रोंटियम की, फिर बेरियम की, फिर रेडियम की। तो बेरियम रेडियम की हम बातें दोबारा से नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर रेडियो एक्टिव। ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एटॉमिक साइज इनकी है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि नीचे जाते समय आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी घटती है। तो तीनों का ऑर्डर होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी, सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे बेरिलियम की, फिर उससे कम होगी मैग्नीशियम की, उससे कम होगी कैल्शियम की, उससे कम होगी स्ट्रोंटियम की, उससे कम होगी बेरियम की, सबसे कम होगी रेडियम की। ठीक है। रेडियम में आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दोगे, मतलब थोड़ा सा एनर्जी दोगे, वो इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देगा। तुम मुझे एनर्जी दो, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नीचे जाते समय बढ़ता है, आप लोग जानते हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। तो जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा। तो Be, Mg, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये है इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। बेरियम रेडियम की बातें हम लोग इसलिए ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो हम लोग इनकी ज़्यादा बातें नहीं करते, इवन यहाँ पर भी इन्हें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है।
चलो, तो आई होप आपको सातों पॉइंट समझ में आए होंगे। इनको बोलते हैं अल्कलीन अर्ध मेटल। ये रहते हैं इस ब्लॉक में, इनका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2। और क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 कंबाइंड स्टेट में। ऐसे ही नहीं मतलब मैग्नीशियम लिख दूँ तो आप बोलोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, नहीं। अगर मैं सिर्फ मैग्नीशियम लिखोगे तो आप लोग बोलोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्योंकि वो सिंगल है ना। एटॉमिक साइज ऐसा है, और एटॉमिक साइज के अपोजिट है आयोनाइजेशन एनर्जी, और एटॉमिक साइज के जैसा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्या मैं ये सब रट के रखता हूँ? नहीं, लॉजिक से। एटॉमिक साइज मैंने रटा नहीं है, एटॉमिक साइज भी मुझे लॉजिक से याद है। साइज बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी, ठीक है, ये मुझे याद है। अब जिसकी जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज उसका उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब सबसे कम इसका, और जिसकी सबसे कम एटॉमिक साइज उसकी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसको हम ज़्यादा एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे कम। जिसको हम सबसे कम एनर्जी देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। लॉजिक से एवरीथिंग सब कुछ लॉजिक से रटो बट लॉजिक से रटो। ऐसा नहीं रट लिया ऐसा नहीं करते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, बेरिलियम इज एक्सेप्शन इन अल्कलीन अर्ध मेटल्स। मतलब अल्कलीन अर्ध मेटल हम लोग नहीं बोल सकते बेरिलियम को, क्योंकि अपना एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। सो आपको अगर एग्जाम में पूछे आउट ऑफ द गिवन एलिमेंट्स विच इज नॉट एन अल्कलीन अर्ध मेटल, तो आप सोचोगे यार बेरिलियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, स्ट्रोंटियम भी है, कौन सा गलत है? लगता है क्वेश्चन गलत आया है। कुछ भी मार देता हूँ तुक्का, 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। फिर घर आके सॉल्यूशन देखा तो पता चला ऐसा कुछ था तो रट के जाने का एक चीज़, छोटी छोटी चीज़, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, डेंसिटी ऑर्डर। पॉइंट्स मुझे याद नहीं, लिखता हूँ। डेंसिटी ऑर्डर कैसा रहना चाहिए था? आप लोग जानते हो नीचे जाते हम लोग, सो डेंसिटी को क्या होना चाहिए? एटॉमिक वेट की जो डेंसिटी होती है आपकी, वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो नीचे जाते समय मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो डेंसिटी भी बढ़नी चाहिए, है ना। मतलब सबसे कम रहना चाहिए बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंटियम का, फिर रेडियम का, फिर बेरियम का, बट ऐसा नहीं होता है दुख के साथ, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो कि सबसे कम बेरिलियम, फिर नीचे नीचे नीचे, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा रेडियम का सही है, फिर बेरियम का सही है। यहाँ से कहानी बदलती है, क्या कहानी बदलती है? ठीक, स्ट्रोंटियम का, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, और सबसे कम कैल्शियम का। ऐसा डेंसिटी का ऑर्डर आता है। अब ये पैकिंग के वजह से होता है, सबका अपना अपना सॉलिड स्टेट होता है, ठीक है, मतलब सबका अपना अपना एफिशिएंसी होता है, वो सब साइज और फैक्टर की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा होता है। कहीं पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि साइज़ बढ़ रही है ना। जैसे यहाँ पे बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर नीचे जाते समय न्यूक्लियर चार्ज घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि कई सारे सबशेल्स ऐड हो रहे हैं ना, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अगला देख लो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ये भी थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। मैंने बोला था बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड के। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक वेट के, ठीक है। तो कुछ उल्टा ही होता है। देखो क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेरिलियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर मैग्नीशियम। अब इसको कैसे भी याद कर लो यार, बेबारा का सरमग, मैं तो ऐसा याद कर सकता हूँ इसको, राबा सरबी मग का कुछ भी पढ़ सकते हो। अब क्या करें, हर एक चीज़ के लिए ट्रिक थोड़ी ना होती है। तो ये कैसे रटोगे? ऐसे नहीं, बार बार रिवाइज करके। फील नहीं होना चाहिए कि आप रट रहे हो, खुद से झूठ बोलना सीखो। अरे वो तो हमसे ज़्यादा कौन जानता है, वो ज़्यादा जानते हो झूठ बोलना। अरे यहाँ पे समझो, यहाँ पे खुद से झूठ कैसे बोलते। आप क्या सोचते हो कि मैं बहुत लॉजिकल हूँ, मैं हर चीज़ लॉजिक से याद करता हूँ, तो आप खुद को उल्लू बना रहे हो। क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा लॉजिक होती नहीं है। केमिस्ट्री में सब कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है, जो भी लॉजिक दी जाती है सब कुछ अरे केमिस्ट्री खुद हाइपोथेटिकल है यार। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद हाइपोथेटिकल है ना, भावनाओं पे चलती है, मतलब जो आप सोचते हो उस पे चलती है, इमेजिनेशन पे। तो यहाँ पे भी खुद को उल्लू बनाओ कि मुझे लॉजिक पता है, मैं बस इसको बार बार रिवाइज करके याद कर लिया हूँ। ऐसा मत बोलो कि मैंने रट लिया है। रट्टा रट्टा बोलोगे ना तो कभी नहीं होगा। बट खुद को जब उल्लू बनाना चालू करोगे कि मैं लॉजिक से रटूंगा, मैं ऐसे रटूंगा, वैसे रटूंगा, तो वहाँ पे हो जाएगा काम। हम क्या करते थे, हम 9वीं तक हिस्ट्री को बहुत हेट करते थे, है ना। 9th तक पहले नहीं करते थे, पहले हमें आंसर्स रट जाते थे, मतलब मुझे याद हो जाते थे आंसर्स को, तो
आई हैव नेवर हेटेड केमिस्ट्री बट फिजिक्स, अरे यार हिस्ट्री कहाँ से अब आएगा हिस्ट्री, ज़िंदगी में तो फिजिक्स केमिस्ट्री भरी है। ठीक है, तो 9th से क्या हुआ कि टेक्स्ट बुक का पैटर्न चेंज हुआ और अभी आज़ादी बाज़ादी गई, अभी बहुत ही बोरिंग हिस्ट्री आ गई। तो बोरिंग हिस्ट्री के कारण ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि यार अब तो हिस्ट्री रट नहीं सकते। तो मैं क्या करने लगा, खुद से बना के आंसर लिखने लगा। हाँ, मार्क्स डाउन हुए, 40 में से 34 आए, कभी 40 में से 32 आए ज्योग्राफी में, सो मार्क्स डाउन हुए। बट फिर 10वीं में मैं बोला इस साल ऐसा नहीं होना चाहिए, 40 में से 34 या 40 में से 36 नहीं, 40 में से 39, 40 में से 40 आना चाहिए। और आया भी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम नहीं हुआ बट 40 में से 39 या 40 आया था हिस्ट्री में, आई थिंक 39। ठीक, तो क्या किया मैंने खुद को ऐसा यकीन दिला दिया कि मैं रट नहीं रहा हूँ, चीज़ों को समझ के याद कर रहा हूँ। खुद को यकीन दिला दिया कि मैं चीज़ों को रट नहीं रहा हूँ, समझ के याद कर रहा हूँ। तो उससे स्यूडो फीलिंग जनरेट हो गई कि मैं रट नहीं रहा हूँ चीज़ों को, तो अच्छे से याद होने लगी वो चीज़ें। और बार बार लिख के प्रैक्टिस करने की वजह से ज़्यादा दिन तक याद रहती थी। आप क्या है, आप लिखोगे तो थक जाओगे। जब आप लिखते लिखते थक जाओ ना, इसका मतलब आप मन से नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब आप उस काम को किसी और के लिए कर रहे हो। जिस दिन तुम खुद के लिए कोई काम करना शुरू करोगे उस दिन तुम लिखते लिखते थक जाओगे, पर तुम्हारे हाथ नहीं थकेंगे। जैसे आप बचपन में जब होमवर्क करने बैठते थे तो ए से लेके एल तक लिखने में आपका हाथ एकदम दुखने लगता था, है ना। जेड तक कभी लिख ही नहीं पाते थे, रेस्ट लेना पड़ता था, मम्मी हाथ दुखने लगा, आराम कर लूँ। क्योंकि आप उस समय टीचर के लिए पढ़ते थे कि टीचर ने बोला है मुझे लिखना है। बट जिस दिन तुम पेन चलाने लगो और तुम्हारे हाथ ना रुके, तुम्हारे हाथों में दर्द ना हो, उस दिन समझ जाना कि तुम अब खुद के लिए पढ़ रहे हो, खुद के गोल के लिए पढ़ रहे हो, खुद के इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो। जब तक तुम यूं मतलब ऐसा लेक्चर देख रहे हैं अभी कुछ लोग, तो कुछ लोग अभी गुस्सा भी हो रहेंगे कि कितना लिखवाए जा रहे हो, कितना लिखवाए जा रहे हो, मैं रख देता हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है। भाई उन लोगों से पूछो जो लिखते रह जाते, इतने सारे नोट्स तैयार कर देते बड़े बड़े रजिस्टर के। इसका तो आधे भी नहीं हम लोग, इवन मैं खुद आधा भी नहीं हूँ इसका। तो उनसे सीखो कुछ, क्योंकि वो पढ़ाई को किसी और के लिए नहीं करते। आपको लगता है यार मैं मम्मी के लिए कर रहा हूँ, पापा के लिए कर रहा हूँ, टीचर के लिए कर रहा हूँ, अरे कुछ नहीं होता है। सब लोग खुद के लिए पढ़ते हैं, खुद की सक्सेस के बारे में सोचते हैं कि यार मैं सक्सेस हो जाऊंगा, बड़ा घर खरीद लूंगा, ऐसे रहूंगा वैसे रहूंगा, बहुत सारे सोच होते हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से भागा मत करो कि यार, और पढ़ाई को कभी ऐसा मत करो कि मुझे टीचर के लिए पढ़ना है, इन्होंने ऐसा बोला तो मैं इसको रट के रहूँगा, या फिर दोस्त ने बेइज्जती कर दी अब मैं इसको सुना के ही रहूँगा, रट के ही रहूँगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला के रहूँगा। नहीं, एक बार और बेइज्जती होगी, ठंडे पड़ जाओगे। अरे नहीं यार, दोस्त तो महान है, उसके जैसा मैं बन ही नहीं सकता, खत्म, छोड़ो। हाँ, बेइज्जती करते हैं ना, फिर उसके बाद हंसने में ले लगे, अरे ठीक है यार, चलता है, ऐसा मार्क्स आते रहते हैं, तो तुम्हारा दोस्त भी है, हाँ यार ऐसा तो चलती रहता है। तो याद रखो, जिस दिन तुम्हारे हाथ बिना रुके बिना थके लगातार लिखने लगे, जिस दिन तुम्हारी रातों की नींद उड़ने लगी, उस दिन समझ जाना तुम सक्सेस के नज़दीक हो। बहुत फालतू बातें कर ली हमने, तो ये होता है इसका असली ऑर्डर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बातें करते हैं रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। तो अगर हम रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसीलिए जब उन लोग ऑक्साइड्स बनाते तो Na2O और Li2O ऐसा बनता है। बट ये सारे एलिमेंट जब रिड्यूस होते हैं, सपोज M नाम का कोई हमारे पास अल्कलीन अर्ध मेटल है, तो ये जब रिड्यूस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो अगर ये ऑक्साइड बनाएगा तो MO बनाएगा, MO बोले तो M बोले तो Be, Mg, Ca, Sr, ये सारे। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है रिड्यूस होते समय। ठीक है, और चीज़ें मैं लिखता हूँ, चलो ठीक है, ऑक्साइड के ही बारे में लिख लेते हैं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, tendency to form peroxide increases। जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे वैसे वैसे एलिमेंट्स की टेंडेंसी पेरोक्साइड बनाने में इंक्रीज होते जाएगी। ठीक है, चलो तो ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लो, डेंसिटी का ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखना। ठीक है, चलो तो फिर से हम लोग रिएक्शंस की बातें करते हैं। तो मैंने बोला बेरिलियम एक एक्सेप्शन है, तो बेरिलियम बाकी सारे एलिमेंट्स की तरह तो रिएक्ट नहीं होगा। मतलब जैसे बेरिलियम को हम लोग H2O के साथ रिएक्ट कराए, सो वो रिएक्ट नहीं होगा। बेरिलियम विल नॉट रिएक्ट विथ H2O इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दो तो भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, बट बाकी सारे एलिमेंट्स रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब बेरिलियम प्लस H2O इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, मैग्नीशियम प्लस H2O इज़ पॉसिबल।
ये भी तब पॉसिबल है जब H2O स्टीम हो, कोल्ड कंडीशन में नहीं, मतलब कोल्ड H2O से ये पॉसिबल नहीं है। स्टीम के फॉर्म में आप वाटर को रिएक्ट कराओ तब ये पॉसिबल है। क्या बनाएगा यार, बचपन से जानते हो, MgO प्लस H2, ठीक है, डाइहाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अच्छा, कैल्शियम प्लस H2O, हाँ इसके लिए स्टीम लाओ कोल्ड लाओ दोनों में रिएक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये बनाएगा CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, बेरियम क्या बनाएगा, बेरियम भी वही बनाएगा, बेरियम 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 बेरिलियम नहीं, ये बनाएगा BaOH होल ट्वाइस प्लस H2। कोल्ड वाटर से हमने इसको रिएक्ट कराया है और इसको स्टीम वाटर से, ठीक है, और डाइहाइड्रोजन गैस दोनों में इवॉल्व होगी। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे CaOH2 BaOH2 बना, क्या यहाँ पे MgOH2 नहीं बनेगा? बनेगा, बट आपको MgO को फर्दर वाटर ऐड कराना होगा, वाटर से फर्दर इसको रिएक्ट कराना होगा, तो वहाँ पे MgOH2 बन जाएगा। बट फिलहाल हमने स्टीम से रिएक्ट कराया तो सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको फर्दर आप H2O से रिएक्ट कराओगे तो यस बिल्कुल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन्स, या रिएक्शन विथ हाइड्रोजन बोल दो, दोनों के साथ सेम रिएक्शन करेंगे। सपोज हमारे पास कोई मेटल M है, अल्कली मेटल, वो रिएक्ट हो रहा है X2 के साथ, तो ये रिएक्ट होकर ऑब्वियस सी बात है बनाएगा MX2। क्यों M2X2 क्यों नहीं, MX1 क्यों नहीं, MX क्यों नहीं, ऐसा डाउट आ रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो दो एलिमेंट है हैलोजन के, और अल्कलीन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इन दोनों ने एक गेन किया, तो ये 2 थे, इसने एक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये बना M2 प्लस और ये बना X2 2 माइनस, तो ये +2 -2 न्यूट्रलाइज होके बन गया MX2, ठीक है। तो अगर पिछले वीडियो से देख रहे हो तो ये सब कुछ नहीं, अब आप समझ गए होगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो, सॉरी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्राइड बनाएगा MH2 के फॉर्म में, जैसे MgH2 और CaH2, ये सारे हाइड्राइड्स बनाएगा। आप लोगों के मन में डाउट आता होगा पहले कि यार ये NaH होता है और ये CaH2 क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो कंडीशन सेम रहती है। बट कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, हाइड्रोजन तो एक ही है, मतलब 2 हाइड्रोजन लाना होगा तब वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, तो CaH2 तभी बनता है, ठीक है। तो MH2 के फॉर्म में हाइड्राइड्स बनते हैं अगर आप इसको डाइहाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, तो साइज को मद्देनजर रखते हैं आप लोग बताओ। यस, BH2 सबसे ज़्यादा स्टेबल क्योंकि दोनों की साइज लगभग सेम, MgH2 उसके बाद क्योंकि लगभग इनका भी सेम। बट आगे मामला गंभीर होने लगता है, आगे क्या होता है CaH2 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, फिर आगे रेडियम इतना बड़ा हाइड्रोजन इतना छोटा, बेरियम इतना बड़ा हाइड्रोजन इतना छोटा, कैसे बैलेंस रहेगा, ठीक है। सो होती है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की, और सॉल्युबिलिटी की भी बात यहीं कर लेंगे। जैसे बेसिस बोले तो OH वाले के साथ, OH वाले के साथ बोले तो BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, प्लस नहीं CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, ये हमारे बेसिस है। स्टेबिलिटी कैसी रहती है, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी रहती है, ऐसी रहती है। ये दोनों बहुत ही वीक बेस माने जाते हैं, और यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है, और साथ ही में इनकी सॉल्युबिलिटी भी काफ़ी हाई हो जाती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, और बेसिक स्ट्रेंथ भी आगे जाते जाते एकदम बढ़ते जाती है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सबसे कम बेसिक कौन, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ये एकदम वीक बेस है, सबसे वीक बेस है, दोनों वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो चलो रट के रखो इनको, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं रिएक्शंस विथ एसिड। फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2, और स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सल्फेट्स, फिर आती है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, फिर नाइट्रेट्स, फिर सल्फाइड्स, फाइनल है ये, इसके आगे कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद हमें 2 कंपाउंड्स की स्टडी करनी है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस और एक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
रिएक्शन विथ एसिड कैसे होगा ये रिएक्शन, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक HCl है, इसके साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं किसी अल्कली मेटल को, तो क्या बनेगा सोचो, यहाँ पे बनेगा MCl2 यस, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो 2 क्लोरीन को आना पड़ेगा ना, और यहाँ पे डाइहाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, समझ में आया। फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, यहाँ पे M है, यहाँ पे Hg है, मर्क्यूरी अमलगम जानते रहोगे, तो ये बन गया MHg और इसके साथ रिलीज होगी हीट, दैट्स इट। ठीक है, अमलगम बनने के प्रोसेस में हमेशा हीट रिलीज होती है। सल्फेट्स कैसे बनते हैं, सपोज हमारे पास कोई अल्कलीन अर्ध मेटल है, देखो मैं सारी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं जनरल केस लिख रहा हूँ। M की जगह आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम सबको लगा के कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कलर वाला मिस हो गया ना, मैंने आपको कलर नहीं बताया सबके, ठीक है कलर भी बताता हूँ मैं। इसके साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे कार्बन को, 2C मैंने लिख दिया, अभी बैलेंस होके वही आने वाला है, तो यहाँ पे बनेगा MSO4 के साथ आपने इसको रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे MS अलग हो जाएगा और बन जाएगा CO2, 2CO2। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा। बेरिलियम रखो BeSO4 प्लस कार्बन, तो आपको मिल जाएगा Be बेरियम सल्फाइड और प्लस 2CO2। अच्छा, सल्फेट्स की स्टेबिलिटी की बात करो तो BeSO4 इस सबसे लेस्ट स्टेबल, और फिर MgSO4, फिर कैल्शियम SO4, फिर बेरियम SO4, फिर रेडियम SO4। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, रेडियम SO4। ठीक है, मतलब ये तो रेडियो एक्टिव है यार, छोड़ो इसको। बेरियम जो बेरियम सल्फेट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सॉल्युबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा, जो सबसे कम स्टेबल है। अरे जो सबसे कम स्टेबल है उसके बॉन्ड आसानी से टूटेंगे, वो आसानी से मिलेगा, तो BeSO4 इज मोस्ट स्टेबल, देन MgSO4, देन CaSO4, देन BaSO4। ठीक है, अच्छा नाइट्रेट्स का क्या, नाइट्रेट्स जैसे हमारे पास कोई मेटल है उसके साथ एक नाइट्रेट है MnO3 होल ट्वाइस, अगर आप इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा MnO + 2NO2 + ½ O2। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग मेटल रख के आप लोग रिएक्शन लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। सल्फाइड्स के साथ क्या होगा, जैसे हमारे पास M2+ है, इसके साथ है सल्फाइड, तो ये MS बना देगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। बहुत तेज करा दिए, गलत करा दिए। नहीं देखो, जनरल केसेस मैंने बता दिया आपको, एक एक रिएक्शन लिखने से अच्छा मैं आपको जनरल केस बता दूं, उससे आप रिएक्शन लिख लो, है ना। तो जनरल केस एसिड्स के लिए क्या है, जैसे आप किसी मेटल को सपोज यहाँ पे बेरिलियम है, तो बेरिलियम को अगर आप 2HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो बनाएगा BeCl2। और BeCl2 ही क्यों बनाएगा, BeCl क्यों नहीं, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। 2 क्लोरीन है यहाँ पे, तो बेरिलियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तब वो क्लोरीन से कंबाइन होगा, और क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी नहीं होती है, सो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आना पड़ता है। अच्छा, अमलगम का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर आप किसी मेटल को यहाँ पे Hg के साथ, मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट कराओ, और ये रिएक्शन इतना आसान नहीं होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है इसका, तब जाके ये होता है, फिलहाल छोड़ो उसको। तो आपको मिल जाएगा जो भी यहाँ पे, जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम अमलगम प्लस हीट, जैसे वहाँ पे सोडियम अमलगम मिलता था वैसे। अच्छा, सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 के सल्फेट्स कोई भी हो सकते हैं, अब BeSO4, CaSO4, MgSO4 कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने M लिख दिया उसको। ये M क्या चल रहा है, ये अल्कलीन अर्ध मेटल है कोई भी। MSO4 + 2C करोगे तो आपको मिलेगा MS + 2CO2। ठीक है, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा होता है, इसके अपोजिट होता है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। और नाइट्रेट्स के साथ अगर आप इनको रिएक्ट कराओगे तो रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होता, हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑक्साइड प्लस आपको नाइट्राइट मिल जाएगा, और वहाँ पे मिल जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा, और आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऑक्सीजन। अब ये हाफ क्या है, ये बैलेंस करने का नया तरीका है, इस साल आप लोग ऐसे कई सारे बैलेंस देखोगे, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि हाफ क्यों लिख दिए। कर सकते हो आप चाहो तो ऐसे बैलेंस कर दो, 2 से यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, वो भी ठीक है। बट ये कैसा होता है, सिर्फ यहाँ पे हाफ लगा दिया, वो ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लाइंग एवरी साइड, है ना। सल्फाइड्स का रिएक्शन कैसे होता है, अरे सल्फर के साथ रिएक्शन कैसे होता है सल्फाइड बनने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बन जाएगा MS, क्योंकि सल्फर की भी वैलेंसी 2 और मेटल की भी वैलेंसी 2, अल्कलीन अर्ध मेटल की, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके गेन करके बना देते हैं MS। जैसे B2+ S2- मिल जाएगा BeS, Mg2+ S2- मिल जाएगा MgS, और Ca2+ S2- तो मिल जाएगा CaS। ठीक है, ऐसे ये बनते रहता है। चलो, तो आई होप आपको ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। चलो कंपाउंड्स पे बढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा, कलर के बारे में नहीं बताया मैंने आपको, चलिए सो कलर्स देख लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम।
कैसे याद करना है? बेचारे मंगल का शनिवार 12। कोई सेंस है इस बात का? अरे सेंस नहीं ढूंढते भाई, याद कर लो, ट्रिक है। अब क्या क्या बनाते हो? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अरे बाप बाप बोलने से अच्छा थोड़ा अच्छा ट्रिक बनाओ, बेचारे मंगल का शनिवार 12, है ना? तो अच्छी ट्रिक बनाया करो। ऐसी उल्टी सीधी बातों का उपयोग करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, कलर की बात कर रहे थे, ये कलरलेस होते हैं। ये ब्रिक रेड होता है, ये छोड़ो, रेडियो एक्टिव है। ये क्रिम्सन रेड होता है। अब ब्रिक रेड ईटा देखे हो ना, ईटा उसके जैसा होता है, उसके जैसा लाल होता है इसका, ये एकदम खूनी लाल, ठीक है। और ये एप्पल ग्रीन, हरा सेब देखे हो, हरा सेब देखे हो क्या? उसके जैसा होता है बेरियम का कलर। तो हार्ड है ना याद करना। कोई ट्रिक है? बिल्कुल ट्रिक है, हमारे पास आए हो तो ट्रिक मिलेगी ही। ट्रिक है कैब्स कैब। हाउ टू अप्लाई दिस ट्रिक? कैब्स मतलब कैल्शियम का ब्रिक रेड, कैब्स कैब, फिर स्ट्रॉन्टियम का क्रिम्सन रेड, फिर बेरियम का एप्पल ग्रीन। कोई सेंस है इस बात का? घटिया ट्रिक है, छोड़ो हटाओ, ट्रिक छोड़ो। ट्रिक क्या थी? कैब्स कैब, कैब्स लिखो फिर कैब लिखो, प्लूरल फिर सिंगुलर, ठीक है। ये हो गया कैल्शियम, इसका कलर ब्रिक रेड। ये हो गया स्ट्रॉन्टियम, इसका कलर क्रिम्सन रेड। ये हो गया बेरियम, और बेरियम का कलर एप्पल ग्रीन। और बाकी जो बचा वो कलरलेस, जिसका कोई नहीं उसका कलरलेस, और क्या, ठीक है, उसका कोई कलर नहीं। चलो, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सीमेंट ऑफ पेरिस और कैल्शियम कार्बोनेट की। इनका प्रिपरेशन देखेंगे, इनका यूज़ देखेंगे, बस वहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज थोड़ा सा स्क्रीन पर आना पड़ा है बिकॉज वीडियो को मैं इसी टाइम एंड करना चाहता था और बैटरी एक बैग डाउन हो गई, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट। छोटा सा ही पार्ट बस बचा है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। और नोट्स में क्या क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दो कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है। देखो, हमें कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ना है, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में थोड़ी बहुत, फिर हमें पढ़ना है LH के बारे में, LH बोलो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलो। फिर लास्ट में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। नॉट टू वरी, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एज अ चॉक, लाइमस्टोन, मार्बल की तरह नेचर में पाया जाता है। ये आपको नहीं लिखना है नोट्स में। प्रिपरेशन हेडिंग डालो नोट्स में। आप लोग क्या लिखना है आपको नोट्स में? आपको नोट्स में लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट, फिर उसके आगे उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखोगे? CaCO3, ठीक है। तो प्रिपरेशन कैसे होता है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में बबल कराओगे तो वहाँ पे इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इनसॉल्यूबल है, सॉलिड फॉर्म में वो बन जाता है, ठीक है। क्या ये ज़रूरी है कि जो चीज़ इनसॉल्यूबल है वो सॉलिड ही हो? बिल्कुल नहीं। तेल भी देखो वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, बट इट इज़ अ लिक्विड, ओके। सो बबल कराना मतलब क्या? जैसे आप लोग पाइप लो और उसमें फिर फूंको तो पानी से कैसा ऐसा बबल बनेगा। सो लाइक दैट आप लोग अगर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में बबल कराओ तो आपको यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो नोट्स में आप ये सब मत लिखो, नोट्स में आप सिर्फ ये रिएक्शन लिखो, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2। बबल करा रहे हो तो मतलब इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ से आपको CaCO3 मिल जाएगा और H2O। तो क्योंकि CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, इनसॉल्यूबल है, सो वो वाटर से अलग रहता है ना। तो निकालना काफ़ी आसान होता है, इसमें कोई इम्प्योरिटी निकालने का प्रोसेस नहीं करना पड़ता, ओके। बाकी जो कैल्शियम बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ पे अब एक सावधानी दी गई है, मतलब अगर आप लोगों ये रिएक्शन करा रहे हो तो ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुआ तो इसका फिर प्रेसिपिटेट बन जाएगा। किसका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। ठीक है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफॉर्म द प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 इनटू वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो किसमें वो ट्रांसफॉर्म कर देगा? वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और उसके बाद आपको परेशानी हो सकती है, मतलब आपको CaCO3 फिर नहीं मिलेगा। इसके लिए ध्यान रखना है कि हमेशा आप लोग लिमिटेड CO2 में ये रिएक्शन कराएं। तो सिर्फ रिएक्शन लिखना था आपको, इसमें भी सिर्फ आपको रिएक्शन लिखना है। दूसरा प्रोसेस क्या है फॉर्म करने का? दूसरा प्रोसेस ये है कि आप कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को रिएक्ट करा दो सोडियम कार्बोनेट से। कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को रिएक्ट करा दो सोडियम कार्बोनेट से। तो आप लोग जानते हो NaCl अपना रिएक्ट होगा और CaCO3 अपना।
इस तरीके से आपको CaCO3 और NaCl मिल जाएगा। ठीक है, सो ये रिएक्शन अच्छे से लिख लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस देख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ देखो, CaCO3 को अगर आप लोग 1200 केल्विन पर हीट करते हो, 1200 केल्विन मतलब समझते हो लगभग 927 डिग्री सेल्सियस। सोचो इतने हाई टेम्परेचर पे अगर आप लोग इसको हीट करते हो तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट होता है और आपको देता है ये कैल्शियम सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पे? यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आप लोग बस ये रिएक्शन लिखो और ये वैल्यू ज़रूर लिख लेना, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है नीट में। तो CaCO3 को जब आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराओ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराओ तो आपको कैल्शियम का सॉल्ट मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा, कैल्शियम का सॉल्ट प्लस CO2। तो दोनों के दोनों रिएक्शन आप लोग अच्छे से लिख लेना। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है और मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है क्विक लाइम के। कैसे? अरे CaCO3 से ही तो CO बना ना, तो मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, राइट। क्या हो रहा है? और CaCO3 और MgCO3 का जो मिक्सचर है वो फ्लक्स की तरह यूज़ किया जाता है मेटल को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, और हाई क्वालिटी पेपर के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, च्युइंगम वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह में भी ये पाया जाता है। ठीक है, और आप जो डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हो कैल्शियम के, आपने सुना होगा कि हॉर्लिक्स वगैरह में कैल्शियम रहता है। सो वही यहाँ पे बताया गया कि कैल्शियम डाइटरी सप्लीमेंट्स में भी पाया जाता है और कॉस्मेटिक्स में भी होता है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2। ठीक है, ये एक सस्ता रहता है और इसको यूज़ करके हम लोग ऑक्सीडाइज़ करवा सकते हैं आसानी से। तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए काफ़ी अच्छा एजेंट रहता है ये हम लोगों का, तो इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं और काफ़ी सस्ता भी रहता है। और अगर आप लोग कमर्शियली कुछ लेने जाओ, मतलब कमर्शियली आप अगर H2O2 लेने जाओ तो आपको 30% एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा इसका। ठीक है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है? देखो, आपको प्रिपरेशन लिखना है बस। प्रिपेयर कैसे किया जाता है? बेरियम ऑक्साइड लिया जाता है, हाइड्रेटेड बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड लिया जाता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया जाता है एट लो टेम्परेचर। तो वहाँ से आपको बेरियम सल्फेट और H2O2 मिल जाता है। तो ये रिएक्शन आप लोग लिखना प्रिपरेशन टॉपिक डाल के। ठीक है, छोटी सी क्वांटिटी आपको सोडियम परऑक्साइड की ऐड की जाती है आइस कोल्ड सॉल्यूशन में, जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रहता है, और फिर उसमें आप लोग थोड़ा सा उसको घुमाओगे अगर चम्मच से तो आप लोगों को यहाँ से भी H2O2 मिल सकता है। और इस प्रोसेस को हम लोग मर्क प्रोसेस बोलते हैं। तो हेडिंग डालो मर्क प्रोसेस और उसका रिएक्शन लिखो ये वाला। क्या करेंगे समझ में आया? सोडियम परऑक्साइड लो, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालो और दोनों को आप लोग थोड़ा सा स्टर करो। ठीक है, थोड़ा सा चम्मच से घुमाओ। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको H2O2 मिल जाएगा, Na2SO4 मिल जाएगा। तो H2O2 अलग कर लेना। ठीक, 273 केल्विन पर ही पॉसिबल है। चलिए, इलेक्ट्रोलिसिस एक दूसरा मेथड है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं हम लोग? HSO4 का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको एनोड पर H2H2O8 मिल जाता है, विच इज़ नथिंग बट परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2H2O8 विच इज़ परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको एनोड पर मिल जाता है। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं? आगे हम लोग यहाँ से हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। सॉरी ओके, वाटर के साथ हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें H2SO4 और H2O2 यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, हाँ, तो इसका यूज़ करके हम लोग D2O2 को भी सेपरेट कर सकते हैं और D2O2 को भी प्रिपेयर कर सकते हैं सेम मेथड को यूज़ करके। ठीक है, चलिए, तो इंडस्ट्रियल मेथड ऑर्गेनिक मेथड है, फिलहाल आप लोग इसको अवॉइड करें। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में आप पहली दो प्रॉपर्टीज़ लिख लीजिएगा। प्योर H2O2 जो होता है वो पेल ब्लू कलर्ड होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 272.4 केल्विन होता है। H2O2 जो है वो वाटर में काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है और वो हाइड्रेट बनाता है H2O2.H2O। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो वॉल्यूम यूनिट्स में मेजर की जाती है। आप लोग नहीं लिखोगे नोट्स में, सिर्फ सुन लो अच्छे से। कमर्शियली मार्केटेड जो आप लोगों ने सुना अभी कि 30% एक्वस सॉल्यूशन रहता है, इसका मतलब H2O2 की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो 100 है। सपोज़ H2O2 की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो 100 वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि हमने बोला एक्वस सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग मेज़र करेंगे वॉल्यूम में, तो लेट्स से 100 वॉल्यूम, एक्चुअली यही होता है। तो इसका मतलब क्या है? 30% उसमें से एक्वस है, इसका मतलब 1 मिलीलीटर में 30% सॉल्यूशन जो है वो H2O2 का है और बाकी सॉल्यूशन किसी और का। ठीक है, सो जस्ट यही यहाँ पे बोल रहा है।
H2O2 एक्ट्स एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ हुआ है, H2O2 के साथ हमने रिएक्ट कराया तो देखो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है Fe2+ से Fe3+, और यहाँ पे हमने H2O2 से रिएक्ट कराया तो इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, सो आप लोग दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से लिख लो अपनी बुक में। सो ऑक्सीडाइजिंग के लिए भी यूज़ होता है और रिडक्शन के लिए भी यूज़ होता है। फर्स्ट वाले में Fe2+ ऑक्सीडाइज हुआ है और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन रिड्यूस हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यूजेस देख लो, लिखना नहीं है। यूजेस क्या है, मतलब माउथ वॉश में यूज़ होता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक में यूज़ होता है, मिल्क के प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है, और आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी फैब्रिक्स को क्लीन करने के लिए ब्लीच का यूज़ होता है। तो ब्लीच अगर एक्स्ट्रा हो जाता है या फिर ब्लीच लास्ट में भी लगा रह जाता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2O2 का यूज़ करते हैं, वाटर का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, H2O2 का, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, और इसका यूज़ करके हम लोग वहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, किसको रिमूव करते हैं? क्लोरीन को। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। ठीक है, एरोबिक कंडीशन को दोबारा से नॉर्मलाइज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट कंपाउंड देखते हैं अपनी टेक्स्ट बुक का। इसके बाद एक और है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि NCERT में है, देखेंगे उसे भी। ठीक है, ये कंपाउंड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAH4 इसका नाम है वैसे पूरा, बट इसको टेक्स्ट बुक में लिखा है LAH, तो शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे एब्रीवेट करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम कैसा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बगल में आप लोग ये फार्मूला लिखना और इसको एब्रीवेट करने का तरीका लिखना। इसका केमिकल फार्मूला ये है, पूरा ये लाइन आप लोग सेम टू सेम छाप देना। प्रिपरेशन में आपको पता है स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है, आपको सीधा क्या लिखना है, रिएक्शन कैसे बनता है। लिथियम हाइड्राइड लिया जाता है LiH, उसको रिएक्ट करा दिया जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड से, और सीधा सीधा आपको मिल जाता है, कोई ज़्यादा झंझट इसमें नहीं होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक कलरलेस सॉलिड होता है, मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये वायलेंटली रिएक्ट होता है वाटर के साथ, और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मतलब थोड़ा सा अगर इसको मॉइस्चर भी मिल गया तो भी ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है वाटर के साथ। यूजेस क्या क्या है भाई? LAH जो है वो सोर्स ऑफ हाइड्राइड है और इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। ठीक है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो ऑक्सीडेशन करवाता है, और साथ ही में ये यूज़ होता है आप लोगों को फॉस्फीन बनाने के लिए। कैसे? PCl3 और LiAH4 का अगर आप लोग रिएक्शन कराओगे तो आपको फॉस्फीन मिल जाएगा, दैट इज़ PF3। लिखना क्या क्या है, लिखना है आपको सेकंड पॉइंट, लिखना है आपको फर्स्ट पॉइंट, ये रिएक्शन आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है, और ये सारे रिएक्शंस आपको लिखने हैं। ठीक है, थ्योरीज नहीं लिखनी है। तो बोर्ड की बुक में आपको इतना ही था, और कुछ तो नहीं है बोर्ड की बुक में। हाँ, बाकी आपको NCERT में कुछ एक्स्ट्रा है, दैट इज़ एक कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4। सो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर लेक्चर हम लोग एंड करते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये देखो प्रॉब्लम दी हुई है, परसेंट बाय मास कैलकुलेट करना है, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना घर पे। ठीक है, तो मैं एक बार इसको HW दे देता हूँ, चलो। ठीक है, मस्ट ट्राई। चलिए, सो कब से आप लोग सुन रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है आखिर, चलो देख लेते। कैल्शियम सल्फेट को हम लोग प्यार से बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ऐसा नाम इसका क्यों रखा गया? क्योंकि इसका फॉर्मेशन होता है जिप्सम से। जिप्सम क्या है? CaSO4 और H2O का कॉम्बिनेशन को हम लोग जिप्सम बोलते हैं, और ये जिप्सम जो है ना, ये पेरिस में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता था, एबेंडेंट अवेलेबिलिटी थी, और इसकी जिप्सम के ही मदद से हम लोगों का कैल्शियम सल्फेट बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, आपको सिर्फ कैल्शियम सल्फेट लिख के ये फार्मूला वहाँ पे लिखना। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे ये बैलेंस कैसे किया है। देखो यहाँ पे आपको CaSO4 + ½ H2 दिख रहा है ना, क्या कर सकते हो आप लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 CaSO4 और इधर से 2 कैंसिल, H2O, ये भी चलेगा, नहीं दिखाई दे रहा है, 2 CaSO4 और H2O, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। ये बैलेंस करने का नया तरीका है, जैसे आप लोग बैलेंस करो Mg + O = MgO, मतलब Mg + O2 = MgO, तो इसको बैलेंस करने का एक और तरीका है कि O पे आप लोग हाफ लगा दो। नहीं समझा? देखो, Mg + O2 = MgO। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप लोग यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, बैलेंस हो जाएगा। पर एक और तरीका है कि यहाँ पे आप सीधा हाफ लगा दो, 2 का आधा क्या, 1, यहाँ पे कितना है, 1, तो हो गया ना बैलेंस। ठीक है, तो ये तरीके अलग अलग होते हैं। तो जिप्सम से हम लोग क्या करते हैं, देखो जिप्सम को हम लोग थोड़ा सा रिएक्ट कराएंगे, मतलब जब ये आप लोग जिप्सम जब डिकम्पोज होगा
तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा CaSO4.H2O और 3H2O, वाटर बाहर निकल जाएगा और आपको प्लास्टर मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 393 केल्विन के ऊपर हीट देके कराते हैं हम लोग। 393 केल्विन के ऊपर ऐसा वाटर का क्रिस्टलाइजेशन बचा नहीं रहता है और कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, और ये जो फॉर्मेशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। ठीक है, और इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी है वाटर के साथ रिएक्ट होने की, और ये जब रिएक्ट होता है तो थोड़ी देर के लिए प्लास्टिक मास के फॉर्म में रहता है और थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अच्छा, इसमें क्या क्या लिखना है, बस ये रिएक्शन लिख लो, ठीक, बस और कुछ नहीं लिखना है। हाँ, जिप्सम का नाम लिख लो, जिप्सम ये है, और इसका दूसरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला ये और इसका रिएक्शन ये, बस यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। हाँ, सो क्या समझ सकते हो आप लोग, जैसे आप लोग फेविक्विक लो और फेविक्विक को किसी थैली पे गिरा दो, तो थोड़ी देर बाद आप लोग देखोगे कि वो थैली एकदम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एकदम सॉलिड हो गई है वो, पत्थर जैसी। सो वैसे ये भी करता है, पहले जब रिएक्ट होता है तो थोड़ी देर के लिए प्लास्टिक मास बनाता है और उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है। फिर आगे फालतू बातें लिखी हुई हैं, चाहिए तो पढ़िए वरना मत पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है और इस ब्लॉक एलिमेंट भी मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो शुरू करेंगे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे इनकन्वीनियंस हो गया, सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग।